हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10 के हिस्ट्री से पहला टॉपिक पहला यूनिट का लेकर आए हैं। इसमें हम जानेंगे यूरोप में राष्ट्रवाद से जुड़े हुए सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस के आंसर को। तो चलिए पहले जानते हैं राष्ट्रवाद होता क्या है। राष्ट्रवाद है राष्ट्र के प्रति निष्ठा, उसकी प्रगति और उसके प्रति सभी नियम आदर्श को बनाए रखने का सिद्धांत। ठीक, इसका आरंभ माना जाता है फ्रांस की क्रांति से, जो हुआ था 1789 में। 1789 में फ्रांस की क्रांति हुआ था। तो आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। पहला सवाल मेरे पास है, रक्त एवं लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था? तो इसका इंग्लिश होता है ब्लड एंड आयरन। यह नीति का अवलंबन किया गया था बिस्मार्क द्वारा। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा। अब देखिए 1862 में एक भाषण दिया गया था, उसी का अंश था रक्त एवं लौह। जर्मनी के एकीकरण में बिस्मार्क का भूमिका महत्वपूर्ण था। दूसरा प्रश्न है, फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई थी? फ्रैंकफर्ट की संधि कब हुई? फ्रैंकफर्ट की संधि 1871 में हुई थी। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। एग्जैक्ट जो डेट है वो है 10 मई 1871। ठीक, अब देखिए फ्रांस और प्रसा के बीच सीडोन का युद्ध हुआ था, जिसमें फ्रांस बुरी तरह से पराजित हुआ था। तो फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा दक्षिणी राज्य उत्तरी जर्मन महासंघ में मिल गया था, इसी संधि के कारण। प्रश्न अगला है, वियना कांग्रेस कब हुआ? वियना कांग्रेस कब हुआ? तो ये हुआ था 1815 से वियना कांग्रेस हुआ था। और इसमें क्या था, 1815 में वाटरलू के युद्ध में नेपोलियन बोनापार्ट की पराजय हुई थी। और पराजित करने वाले प्रमुख राष्ट्र ब्रिटेन था, रूस था, प्रसा और ऑस्ट्रिया था। इसी के प्रतिनिधित्व के बीच में एक सम्मेलन बुलाया गया और इसी सम्मेलन का नाम दिया गया वियना कांग्रेस। वियना कांग्रेस। अगला प्रश्न कर रहा है कि मार्टिन लूथर कौन थे? मार्टिन लूथर कौन थे? तो ये एक समाज सुधारक थे। मार्टिन लूथर कौन थे? से एक समाज सुधारक थे। फिर अगला प्रश्न कर रहा है कि काउंट काबूर को किस विक्टर इमैनुअल ने किस पद पर नियुक्त किया? तो 1852 में विक्टर इमैनुअल प्रधानमंत्री पद पर काउंट काबूर को नियुक्त किया। प्रश्न अगला कर रहा है कि गैरीबाल्डी पेशे से क्या था? गैरीबाल्डी पेशे से एक नाविक था। क्या था? नाविक था। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। प्रश्न अगला कर रहा है, यूरोप के मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप के मरीज तुर्की को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? तुर्की को। सिक मैन ऑफ यूरोप तुर्की को कहा जाता है। अगला प्रश्न है, यंग यूरोप की स्थापना किसने की? तो यंग यूरोप की स्थापना की थी मेजनी ने। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर है। सवाल अगला है, किस युद्ध के बाद जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ था, वो था प्रश्न कर रहा है कि तो सेडोवा का युद्ध है। इसका आंसर हो जाएगा जर्मनी का एकीकरण होगा सेडोवा का युद्ध से। अगला प्रश्न कर रहा है कि यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा? तो इसका हो जाएगा आंसर यूनान। क्या होगा आंसर? यूनान। अगला प्रश्न कर रहा है, इटली एवं जर्मनी वर्तमान में किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप महादेश के अंतर्गत आते हैं। इटली और जर्मनी किस महादेश के अंतर्गत आते हैं? तो यूरोप इसका करेक्ट आंसर होगा। प्रश्न अगला कर रहा है कि
जर्मन रोइन राज्य का विनिर्माण किसने किया था? जर्मन रोइन राज्य का निर्माण किसने किया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा नेपोलियन बोनापार्ट। कौन होगा? ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला सवाल कह रहा है कि वियना कांग्रेस के द्वारा फ्रांस में किस शासक वंश की पुनर्स्थापना की गई थी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका बुर्बो। कौन सा राजवंश का स्थापना की गई थी? तो बुर्बो। ठीक है। अगला प्रश्न कह रहा है सन 1870 में फ्रांस और प्रसा के बीच युद्ध कहाँ हुआ था? कहाँ पे हुआ था? तो सेडॉन में हुआ था। कहाँ हुआ था? सेडॉन में। ऑप्शन ए इसका करेक्ट आंसर है। आप लोगों को ये याद रखना है, सभी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हैं। अगला प्रश्न कह रहा है कि जिलबेरेलिन एक संस्था थी। कैसी संस्था थी? तो ये व्यापारियों की संस्था थी। ऑप्शन बी इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल कह रहा है कि बिस्मार्क निम्न में से क्या था? बिस्मार्क क्या था? बिस्मार्क एक कूटनीतिज्ञ था। क्या था? कूटनीतिज्ञ था। अगला प्रश्न कह रहा है कि 1829 ईस्वी की एड्रियानोपुल की संधि किस देश के साथ हुई? तो किस देश के साथ हुई? तुर्की के साथ। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। ठीक। प्रश्न अगला कह रहा है कि इटली एवं जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध निम्न में कौन था? इटली और जर्मनी के एकीकरण के विरुद्ध कौन था? तो देखिए, इसमें इटली और जर्मनी की शक्ति बढ़ रही थी और ऑस्ट्रिया में प्रतिक्रियावादी शक्ति का केंद्र था। ठीक। मेटरनिख के विरोध में जनता उठ खड़ी हुई और उसे ऑस्ट्रिया छोड़कर भागना पड़ा। ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका ऑस्ट्रिया। ठीक है। आंसर क्या होगा? ऑस्ट्रिया। अगला प्रश्न है मेजनी का संबंध किस संगठन से था? किस संगठन से था मेजनी का संबंध? आंसर होगा इसका कार्बोनरी। क्या होगा? कार्बोनरी। सवाल अगला प्रश्न कह रहा है कि यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? यूरोपीय सभ्यता का पालना किसे कहा जाता है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यूनान। क्या होगा? यूनान। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। सवाल अगला है एक्ट ऑफ यूनियन किस वर्ष पारित किया गया था? एक्ट ऑफ यूनियन 1688 में पारित किया गया था। 1688 में। आप लोगों को बता दें जानकारी के लिए कि 1707 में इंग्लैंड और स्कॉटलैंड मिलकर एक देश ग्रेट ब्रिटेन बनाया था। कौन सा देश? ग्रेट ब्रिटेन, जिसको हम लोग लंदन बोलते हैं। लंदन ग्रेट ब्रिटेन में। अगला प्रश्न कह रहा है कि नेपोलियन संहिता किस वर्ष लागू की गई थी? तो नेपोलियन संहिता इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 1804 में। कब लागू की गई थी? 1804 में। ठीक। 1804 इसका आंसर है, सही आंसर। और इसमें बता दें थोड़ा कि इनके जन्म पर, यानी नेपोलियन के जन्म पर आधारित विशेषाधिकारों को समाप्त कर दिया। इसमें न केवल न्याय के समक्ष समानता स्थापित की बल्कि संपत्ति के अधिकार का भी सुरक्षित रखा था। सामंती व्यवस्था समाप्त कर दिया गया था ये नेपोलियन संहिता में। ठीक। अगला प्रश्न कह रहा है कि वियना कांग्रेस में कौन राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? वियना कांग्रेस में कौन सा राष्ट्र सम्मिलित नहीं था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा जर्मनी। याद रखना आप लोगों को। अगला प्रश्न कह रहा है कि वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? तो रूस ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस ने। वियना कांग्रेस में पवित्र संघ की योजना किसने प्रस्तुत की? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रूस ने। प्रश्न अगला कह रहा है कि यंग इटली के संस्थापक कौन थे? यंग इटली के संस्थापक कौन थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा यंग इटली के संस्थापक मेजनी थे। कौन थे? मेजनी। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है। अब अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न में कह रहा है कि जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितने युद्ध किए थे? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा 3 युद्ध किए थे। जर्मनी के एकीकरण के लिए बिस्मार्क ने कितना युद्ध किए थे? 3 युद्ध। प्रश्न अगला कह रहा जल और राइन की स्थापना
जलवरायन की स्थापना किस राज्य ने की थी? जलवरायन की स्थापना, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका जलवरायन की स्थापना की थी परसा। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? परसा। ठीक है, याद रखिएगा, परसा इसका करेक्ट आंसर है। ये देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा जान लीजिए कि जलवरायन ये जो परसा जो स्थापना किया था, जलवरायन की स्थापना 1834 में हुआ था। कब हुआ था? 1834 में हुआ था। और जलवरायन जो था, इसको ऐसे लिखेंगे, जलवरायन, जलवरायन। ठीक है, जलवरायन के विषय में जर्मन अर्थशास्त्री फ्राइडरिख लिस्ट ने लिखा है कि जलवरायन का लक्ष्य जर्मन लोगों को आर्थिक रूप में एक राष्ट्र में बांध देना। ठीक है, एक राष्ट्र में बांध देना है। ये लिखे थे एक अर्थशास्त्री ने, जिसका नाम था फ्राइडरिख लिस्ट। ये भी याद रखना है। प्रश्न कर रहा है कि यूनान के स्वतंत्रता संग्राम में किसकी पराजय हुई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा तुर्की की। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। ठीक, प्रश्न अगला कर रहा है कि 1789 की फ्रांसीसी क्रांति के समय वहाँ किस राजवंश का शासन था? तो करेक्ट आंसर हो जाएगा बुरहु राजवंश का। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, सी। अगला प्रश्न कर रहा है कि हंगरी की भाषा क्या थी? हंगरी की भाषा क्या थी, ये बताना है। तो मैग्यार, करेक्ट आंसर होगा मैग्यार। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला सवाल है, मरियन किस देश के राष्ट्रवाद की प्रतीक थी? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रांस। क्या होगा? फ्रांस। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल कर रहा है कि कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? कार्बोनरी की स्थापना किस वर्ष हुई थी? इसका करेक्ट आंसर होगा 1810 में। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। सवाल अगला कर रहा है कि चार्टिस्ट आंदोलन कहाँ संपन्न हुआ था? तो चार्टिस्ट आंदोलन संपन्न हुआ था इंग्लैंड में। कहाँ संपन्न हुआ था? इंग्लैंड में। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल कह रहा है कि नव गुल्फ आंदोलन कहाँ हुआ था? तो देखिए, नव गुल्फ आंदोलन ये हुआ था इटली में। कहाँ हुआ था? इटली में हुआ था। आप लोग याद रखिएगा इसको, इटली में हुआ था। और आप लोगों को बता दें कि न्यू ज्वेल्फ मूवमेंट इसको बोला जाता है। तो इस आंदोलन के माध्यम से नियोबट्टी ने इटली वालों को एक प्रजाति, एक खून, एक भाषा, एक धर्म को बताया था। ठीक है, जियोबट्टी जो है ना, जियोबट्टी, ये इटली वालों को क्या कहते हैं कि एक प्रजाति का है हम लोग, एक धर्म का है, एक भाषा का है और एक खून का, यानी एकीकरण की नीति अपनाने वाले थे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न कर रहा है, जर्मनी एवं इटली के एकीकरण के समय फ्रांस का शासक कौन था? तो फ्रांस के शासक कौन था ये बताना है। तो इसका करेक्ट आंसर होगा नेपोलियन तृतीय। ठीक है, नेपोलियन तृतीय। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न दिया हुआ है, अगला प्रश्न है कि राष्ट्रवाद की अवधारणा का जन्म किस घटना से माना जाता है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा पुनर्जागरण। ऑप्शन नंबर इसका करेक्ट आंसर है। ठीक, पुनर्जागरण। सवाल अगला है कि किस संधि द्वारा स्वतंत्र यूनान राष्ट्र की स्थापना हुई? इसका आंसर हो जाएगा कुस्तुनतुनिया की संधि द्वारा। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा, ऑप्शन नंबर बी। अगला सवाल है कि सेडाओ का युद्ध में किसकी पराजय हुई थी? तो सेडाओ का युद्ध में ऑस्ट्रिया की पराजय हुई थी। किसकी पराजय हुई थी? ऑस्ट्रिया की। ठीक, ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर है, सी। प्रश्न अगला है, प्रसा का शासक कौन था? प्रसा का शासक कौन था? तो प्रसा का शासन था विलियम
प्रथम। कौन थे? विलियम प्रथम। ऑप्शन नंबर डी। सवाल नंबर नेक्स्ट है, मेटरनिक कौन था? मेटरनिक कौन था? अब मेटरनिक कौन था? ऑप्शन है ऑस्ट्रिया का चांसलर, या प्रसा का चांसलर, या फ्रांस का सम्राट, या रूस का जार। करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑस्ट्रिया का चांसलर। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर है। अगला सवाल कह रहा है कि किस संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा। फ्रैंकफर्ट की संधि द्वारा जर्मनी का एकीकरण पूरा हुआ। सवाल अगला कह रहा है कि युवा इटली संस्था का स्थापना किस का विकास किया था? कौन किया था? तो इसका करेक्ट आंसर होगा मेजनी ने। यंग इटली, यंग युवा इटली का मतलब हो गया यंग इटली। ठीक है, यंग इटली की स्थापना कौन किए थे? मेजनी ने। ठीक, याद रखना आप लोगों को। अगला प्रश्न कह रहा है कि नेपोलियन ने जर्मनी में किस संघ की स्थापना की थी? करेक्ट आंसर हो जाएगा राइन संघ। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा, राइन संघ। अगला सवाल कह रहा है कि सोर्डिनिया पिडमाउंट का शासक कौन था? ये बताना है। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा विक्टर इमैनुअल, यही शासक था इसका, सोर्डिनिया पिडमाउंट का। अंतिम सवाल कह रहा है कि लाल कुर्ती की टुकड़ी का गठन किसने किया था? करेक्ट आंसर होगा गैरीबाल्डी ने। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो थैंक्स फॉर वाचिंग। मुझे उम्मीद है आप लोगों को वीडियो हेल्पफुल होगा। तो हमारे चैनल जेके ऑनलाइन टिप्स को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक्स फॉर वाचिंग माय डियर स्टूडेंट्स, थैंक्स।